हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर करेंगे जो अभी रिसेंटली सितंबर में हुआ है आपके पास। ठीक है, पेपर का नाम था PSSB CCDO और इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, तो मैं आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट्स में लेकर आऊँगी और डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे ताकि आप आने वाले ऐसे किसी क्वेश्चन के साथ कोई गड़बड़ ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ बनने वाले जो फैक्ट हम सीख सकते हैं उसको हम सीखेंगे। पूरी कोशिश करूँगी कि आप अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता था बच्चा कि पहला सुपर कंप्यूटर। अब ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, एक्चुअली में ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ये किसका क्वेश्चन है बच्चे? अपने पास करंट अफेयर का है, पर हम इसे करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं और ऐसी जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव पे भी देखेंगे और इसके आंसर के तौर पर क्या आंसर निकल कर आता है उसके बारे में भी बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बच्चा कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहला आप अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे कि मुझे पिछले साल का करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो सके मेरे अपकमिंग वाले पेपर में। ठीक है, पहला क्लियर। अब क्वेश्चन क्या था बच्चे यहाँ पे? सुपर कंप्यूटर के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं बच्चा, तो कंप्यूटर और जो अपने पास कौन से वाले आते हैं सुपर कंप्यूटर, इनमें क्या फर्क होता है? नाम से आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? यहाँ पे थोड़ा सा नाम से अगर आप जोड़ लगाएंगे तो यहीं से बात क्लियर शुरू हो जाती है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर, जो हमारे पास कंप्यूटर है जिसमें हम मूवीज़ देख सकते हैं, कंप्यूटर बोल लो, पीसी बोल लो, अगर हम बात करते हैं जिस पे हम मूवी देख सकते हैं, जिस पे हम अपने डेटा एक्सेल पीपीटी सब कुछ हम काम कर सकते हैं, उसको तो आप क्या बोल देंगे? एक नॉर्मल कंप्यूटर बोल देंगे जिसमें हम गाने सुन पा रहे हैं। बट अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं बच्चा, तो ये सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं, या ऐसा कह लो कि ऐसे हाई लेवल परफॉर्मिंग कंप्यूटर होते हैं बेटा, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर के कंपैरेटिव बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं और इनको डिज़ाइन इसलिए किया गया था, या इनको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि जो भी कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूटर की फील्ड में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं या फिर जो कोई भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल किया जा सके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई पहले आपको? तो सुपर कंप्यूटर आम कंप्यूटर से अलग होता है, पहला बात तो आपको याद रखना है। क्यों? इन टर्म्स ऑफ स्पीड भी आप इसे कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फास्टनेस भी कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ से पेपर का कि अब यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सीख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि हमें सुपर कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर था बेटा? कि नॉर्मल कंप्यूटर के कंपैरेटिव जिनकी स्पीड क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है, या फिर जो बहुत ही फास्ट काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पे उन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसके बारे में और अच्छे तरीके से और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो बिल्कुल सही होगा, आपने याद रखना है कौन से वाले कंप्यूटर होते हैं बच्चा? ये अपने पास हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? ठीक है, तो ध्यान देते हैं आप, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? तो पहला, वेदर फॉरकास्ट करना या फिर वेदर और जो क्लाइमेट चेंज है उन पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्या लिख लेंगे आप यहाँ पे? वेदर और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। उसके अलावा एविएशन मतलब फ्लाइंग एजेंसीज जो होती हैं या फ्लाइंग इंटेलिजेंस होती हैं उन पे यूज़ होता है। इसी का यूज़ डिफेंस के तौर पे भी किया जाता है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी और डिफेंस भी इसका यूज़ करती है। किसका यूज़ करती है बच्चा? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो स्पेस एजेंसीज में भी किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग एक ही जगह नहीं हो रहा है, अलग अलग जगहों पर किया जाता है। जैसे कि, और अगर हम एक दो बातें और सीख लें यहाँ पर, तो जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन किया जाता है उनके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है बच्चे? तो आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर्स का, आप याद रखेंगे। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी जगहें होंगी जहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया आपके पास? तो अब यहाँ से आपको अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो अब आप शायद टिक कर लेंगे इसके बारे में। अब एक क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास कि अगर हम बात करते हैं भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने भी इन सुपर कंप्यूटर के लिए कुछ तो लाया होगा। तो आपको याद रखना है, उनकी एक स्कीम आई थी या उनका एक मिशन लॉन्च करा था उन्होंने, जिसका नाम क्या था? नेशनल, ध्यान देना है आपने, नेशनल
सुपर कंप्यूटिंग, क्या नाम आता है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, क्या नाम था बेटा इसका, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये आपने याद रखना है। और इसे हाल ही फिलहाल कब लॉन्च किया गया था, 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था बेटा इसे, 2015 में। और लॉन्च करने वाले मंत्रालय कौन सा था, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या निकल कर आता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो हमें पता चल गया कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, हमें टॉपिक समझ में आ गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत बात कर पाएंगे। अब समझते हैं बच्चा ऑप्शन क्या क्या थे। तो IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, IIT कौन सा आ जाएगा आपके पास, रुड़की, IIT खड़गपुर, और IIT कौन सा आ जाता है, हैदराबाद। तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकल कर आना था बच्चे, तो हमारा आंसर निकल कर आना था IIT कौन सा वाला, BHU, या फिर इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हिस्ट्री सीखते हैं थोड़ी सी इसके साथ। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री सीख लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है BHU वाला दोबारा, तो हम क्या क्या पेपर पे टिक करेंगे और किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे, ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट यहां से। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चा, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम BHU की बात करते हैं ये कौन सी स्टेट में आता है, तो भाई कौन सी स्टेट आ गई आपके पास, आ जाता है कौन सा वाला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेकेंड, इसे फाउंड किसने करा था, तो इसे फाउंड करने वाला कौन था, मदन मोहन मालवीय। किसने फाउंड करी है बच्चा ये, तो आप याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तब इनका नाम आपके पास आता है, और कब इन्होंने फाउंड करा था, 1916 में। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब समझते हैं अब समझते हैं हम किसका बैकग्राउंड, एक बारी के लिए हम समझते हैं BHU का बैकग्राउंड। तो आपको याद रखना है अर्लियर इट वॉज नोन एज, इसे और किस नाम से जानते थे BHU को, तो आपको याद रखना है अर्लियर इट वॉज नोन एज, तो आप याद रखेंगे सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या बोलते हैं इसको, कैसे फाउंड किया गया था इसे, तो इसे फाउंड किया गया था एज सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, कैसे फाउंड किया गया था बच्चे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से। और फाउंड करने वाला नाम क्या था, किसने फाउंड करा था उस समय पे, एनी बेसेंट। किसने फाउंड करा था बच्चे, एनी बेसेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे आप एनी बेसेंट। और कब फाउंड करा था उन्होंने, तो 1898 में। और कहाँ पर फाउंड करा था, वाराणसी। इसी को बाद में क्या नाम दिया जाएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसको नाम दिया जाएगा। क्लियर हो गया आपके पास। अब एक फैक्ट और सीख लेते हैं, अगर हमारे पास एनी बेसेंट आई हैं तो क्वेश्चन देख ही लेते हैं। एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में होम रूल लीग को स्टार्ट करने में एक नाम किसका आता है, एनी बेसेंट का आता है, आपने याद रखना है। और एनी बेसेंट ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, ये आपको याद रखना है। और कौन सा सेशन हेड कर रही थी, 1917 का। और कहां पर हो रहा था सेशन, कैलकाटा में, क्योंकि अभी अभी क्या लॉन्च करके आई थी, होम रूल लीग, और उसके बाद की हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। तो ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में। और भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, याद रखना, और वो किन किन IITs ने बनाए हैं वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी क्वेश्चन निकाला हिस्ट्री का, और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं इनके बारे में भी हमने बात कर ली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है, व्हेन डिड साहित्य एकेडमी फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन निकालो यहां से। पहला क्वेश्चन क्या निकलता है, जब भी हम साहित्य की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे लिटरेचर की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लिटरेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, अब पहले सीखते हैं पहले इसके बारे में डिटेल में, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चा, ये हमारे इंडिया का ये जो साहित्य एकेडमी, अब मैं से यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, साहित्य एकेडमी अवार्ड लिख लेंगे आप इसे। ठीक है, साहित्य एकेडमी अवार्ड, अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 22 मार्च 1954 को की गई थी। कब की गई थी, क्या लिखेंगे आप, 12 मार्च, आगे बोलेंगे आप 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं और समझते हैं। ये इंडिया का, ध्यान रखना, ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट क्या आता है बच्चे हमारे पास, सेकेंड हाईएस्ट
लिटरेरी अवार्ड आता है। तो लिटरेचर की फील्ड में मिलने वाला कौन सा अवार्ड है बच्चे अपने पास? ये सेकंड हाईएस्ट है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए तो कोई फर्स्ट हाईएस्ट भी होगा, तो फर्स्ट कौन सा आता है? तो आपको याद रखना है जननपीठ, और जननपीठ को ही हम और किस नाम से जानते हैं? ज्ञानपीठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? जननपीठ, और क्या बोलते हैं इसको? ज्ञानपीठ। ध्यान रखना ये फर्स्ट हाईएस्ट है। ठीक है, ये कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। और जब हम किसकी बात करते हैं? साहित्य एकेडमी अवार्ड की, तो ये कौन सा वाला आ जाता है आपके पास? सेकंड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि कितने लैंग्वेजेस में मिलता है ये कौन सा वाला? साहित्य वाला, तो आपको याद रखना है कितनी लैंग्वेजेस होंगी टोटल? यहाँ पे 24 में से ध्यान देंगे जो 22 हैं वो कहाँ पे लिखी गई हैं? जो 8वें शेड्यूल के अंदर मेंशन है, जो आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे। और जो बची दो, वो दो कौन कौन सी है? तो एक आपको याद रखनी है राजस्थानी, ध्यान रखेंगे आप, और दूसरी कौन सी आती है? इंग्लिश। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस में मिलता है? टोटल 24 में, और 24 की अगर हम बात करते हैं उसमें से 24 में से अगर हम बात करें तो 22 कहाँ से आ गई? 8वें शेड्यूल के अंदर, और राजस्थानी और इंग्लिश हमारे पास निकल कर आती है। ठीक है, अब ये अवार्ड किसे दिया जाता है? तो जो व्यक्ति इंडियन नेशनल का होता है, ध्यान रखना इंडियन नेशनल बोलने का मतलब है जो भारत का नागरिक होगा उसे ही ये अवार्ड दिया जाता है, अदरवाइज और किसी को अवार्ड ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, तीसरी बात याद रखना है ये पोस्टमसली नहीं मिलता है। पोस्टमसली मतलब मरने के बाद इस अवार्ड को नहीं दिया जाता है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। जैसे भारत रत्न है, भारत रत्न मरने के बाद भी दिया जाता है। ठीक है, मरने के बाद भी उस व्यक्ति को दिया जा सकता है, मतलब वो तो नहीं लेने आएगा, उसकी फैमिली लेने आएगी, बट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फैक्ट निकल कर आता है। अब आप मुझे बताएंगे इंडिया का पहला रेसिपिएंट कौन था? किसका? साहित्य एकेडमी अवार्ड का। ठीक है, साहित्य एकेडमी अवार्ड का फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एक दो चीज़ों के बारे में और, तो वो ये है बेटा कि एक आता है बाल साहित्य पुरस्कार, याद रखना है आपने। ठीक है, और एक आता है युवा साहित्य पुरस्कार। तो बाल से आप समझ रहे हैं बच्चों के लिए, और युवा आ जाएंगे आपके पास यंग लोगों के लिए। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या निकल कर आना था अपने पास? सी, 12 मार्च 1954 को किसकी स्थापना की गई थी? साहित्य एकेडमी अवार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ क्या बनता है। अगला क्वेश्चन था वर्ल्ड बाइसाइकिल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चा, अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं और क्या क्वेश्चन निकल सकता है समझते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चा, जब हम बाइसाइकिल की बात करते हैं तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली, ध्यान देना क्वेश्चन पे, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, और आप इसे इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? इको फ्रेंडली भी आप इसे कह सकते हैं, और सस्टेनेबल भी लिख सकते हैं आप इसके साथ स्लैश करके यहाँ पे, सस्टेनेबल। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कैसा ट्रांसपोर्टेशन है? सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो कैसा ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास यहाँ पे? तो आप याद रखेंगे सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है। ये क्लियर हो गया आपके पास पहला। सेकंड अगर हम बात करते हैं बेटा इसके बारे में, तो यूनाइटेड नेशन ने, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने सन 2018 में ये अनाउंस किया था उन्होंने कि हर साल 3 जून को क्या मनाया जाएगा? 3 जून को बाइसाइकिल डे मनाया जाएगा। तो अब आंसर क्या निकल कर आता है यहाँ पर आपके पास? क्या निकल कर आता है? 3 जून इसका आंसर हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी हम बना रहे हैं। तो आप याद रखेंगे उनका नाम है कार्ल वॉन। क्या नाम आता है इनका? कार्ल वॉन, KARL, कार्ल वॉन, और उसके अलावा अब इसे ड्रेयास पढ़ेंगे शायद, ड्रेयास। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली में इन्वेंशन ऑफ बाइसाइकिल करा था, पर याद रखना आज वाली मॉडर्न बाइसाइकिल नहीं इन्होंने फाउंड करी थी। ठीक है, आज वाली मॉडर्न बाइसाइकिल तो समय के अनुसार आई है। ठीक है, पर उससे पहले एक पुराना फॉर्म ऑफ बाइसाइकिल कौन लेकर आया था? तो आपको याद रखना है कार्ल वॉन टेरियस लेकर आए थे। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? चलिए अब और क्या क्या क्वेश्चन था अपने पास यहाँ पे? 4 जून लिखा हुआ था, उसके अलावा क्या लिखा था?
5 जून, उसके बाद क्या था 6 जून। अब देखिए बेटा, एक पूरी सीरीज बना लेते हैं अपने पास। पहला, 1 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो हर साल जून 1 को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, ठीक है। 2 जनवरी को हम कुछ नहीं मनाते, ठीक है। तो 2 जनवरी नहीं बेटा, आई एम सो सॉरी, 2 जून को हम कुछ नहीं मना रहे। 3 जून को हम क्या मना रहे हैं, याद करो। 3 जून को हम मना रहे हैं बाइसाइकिल डे। और उसके अलावा अगर हम बात करें 4 जून को, तो 4 जून को हम मनाते हैं, 4 जून था ना ऑप्शन में, हाँ, तो 4 जून में था हमारे पास इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं हम यहाँ पे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट जो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है। जो विक्टिम्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम आता है इंटरनेशनल डे ऑफ, अब पूरा आ जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। अगेंस्ट विक्टिम्स या विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे आप इसका भी। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, 5 जून की, तो हम सबको पता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हर साल कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कब मनाया जाता है, 5 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है। 6 जून को कुछ नहीं मना रहे, ठीक है। इसका पूरा मैं फिर बोल देती हूँ आपको, इंटरनेशनल डे ऑफ, ऐसे लिख लेंगे आप आगे, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, ठीक है, इनोसेंट चिल्ड्रन अगेंस्ट विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला आता है, अगला क्वेश्चन था, ये बच्चे मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन ये लेकर आए थे इसके बारे में, और इसके बारे में भी अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन था, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी इन इंडिया, ठीक है। याद करिए, मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में भी ये बताया होगा, ज़रूर बताया होगा, कि जब भी हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, तो आपको पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर रखना है कि महात्मा गांधी के पूरे जीवन काल के हम 2 सेक्शन बनाते हैं। उसमें से एक सेक्शन उनकी कहाँ बात करते हैं हम यहाँ पर, एक हम बात करते हैं उनके बारे में साउथ अफ्रीका में, और एक उन्हें आप कवर करेंगे कहाँ पर, तो एक आप उन्हें कवर करते हैं इंडिया में। इंडिया में अगर आप टाइम पीरियड उनका नोटिस करें तो 1915 से लेकर 1947 तक का, ठीक है। अब 47 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 48 में उनकी डेथ भी होनी है, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और साउथ अफ्रीका में 1893 से आप काउंट करेंगे और 1914 तक ये कहां पर रहे थे, साउथ अफ्रीका रहे थे। तो पहले आपको ये पॉइंट क्लियर रखने पड़ेंगे, ठीक है। जब ये साउथ अफ्रीका से लौटते हैं, ध्यान देना अब यहाँ पर, जब ये, अब यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा अब आपका, ठीक है, ध्यान देना। तो जब ये साउथ अफ्रीका से लौटते हैं तो कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस लौटे थे। और इस दिन हम मनाते हैं एक दिवस जिसे क्या कहा जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। क्या कहते हैं इसको हम, प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं। और इसी को हम और किस नाम से जान लेते हैं, NRI डे भी इसको हम कहते हैं। क्लियर हो गया पहला आपके पास। अब 9 जनवरी को जब यहाँ पे लौटते हैं तो 1916 में, ठीक है, ध्यान देना, 1915 में तो आए थे, तो 1915 में भारत की पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और भारत की पॉलिटिक्स को ना ज्वाइन करने का एक कारण क्या है, कारण है गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को मना किया हुआ था कि अगर आप भारत की पॉलिटिक्स को या भारत की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आप पहले उनको समझिए, पूरा का पूरा देश भर में दौरा कीजिए। जब आप पूरा का पूरा दौरा कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप भारत की पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना। और इसीलिए अगर हमें पता हो बच्चा, तो गोपाल कृष्ण गोखले को हम और किस नाम से जानते हैं वहां पर, तो हम इनको गांधी जी का पॉलिटिकल मेंटोर या पॉलिटिकल गुरु भी कहते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब समझिए कि पॉलिटिकल गुरु कौन बन चुके थे इनके, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के बोलने पर ही ये पूरे 1 साल तक किस में इंडल्ज नहीं होंगे बेटा, तो भारत की पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब समझते हैं, अब आता है यही 1916 का टाइम, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, यही आता है आपके पास 1916 का टाइम। और इसी 1916 में, या फिर ऐसा कह लो फरवरी 1916 में, ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ध्यान देंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हो रहा था। और वहाँ गांधी जी ने स्पीच दी थी और वहाँ पर मॉडरेट्स के काम करने का भी जो तरीका है, ठीक है, उसको क्या करा था, अपोज करा था। तो क्या आंसर निकल कर आना था इसका,
तो इसका आंसर आना था आपके पास ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन फरवरी 1916। और याद करिए, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो पहले क्वेश्चन का लिंक भी इसी के साथ था। याद करो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय। और कब फाउंड करिए बेटा उन्होंने, तो आपको याद रखना है 1916 में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। तो आई थिंक अगर आप ढंग से पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन तो ये जो चैप्टर है गांधी जी वाला या फिर सोशल रिलीजियस वाला, इसी के साथ जुड़ते हैं। तो आप देखेंगे तभी आप टिक कर पाएंगे बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं, अगला एक पॉइंट और समझ लेते हैं। अच्छा देखो बेटा, मैंने आपको ना गांधी जी के बारे में बहुत सारे फैक्ट पिछली वीडियोस में भी बताए हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप कनेक्शन भी बैठा पाते हैं, फिर आपको समझ में भी आता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, है ना। एक और बात क्या है, अब गांधी जी के अदर मूवमेंट्स को बात, अगर हमें गांधी जी के अदर मूवमेंट्स की बात करनी हो तो हम कैसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, सी से उन्होंने आते ही कौन सा मूवमेंट, मतलब 1917 में कौन सा वाला सत्याग्रह लॉन्च करा था, तो हम सबको पता है कौन सा लॉन्च करा था, चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह को ही गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसको हम, गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। उसके बाद आता है ए से कौन सा वाला आएगा अपने पास यहाँ पे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ध्यान रखना कौन सी वाली स्ट्राइक आ जाएगी आपके पास, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या मिलती है हमारे पास यहाँ पे, पहली हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी की देखने को मिलती है। उसके अलावा के से बात करें तो के से कौन सा वाला आ जाता है, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, और इन सब के शुरू होने के कारण अलग अलग थे, याद रखना। खेड़ा सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह को हम पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने सीखा। ये कब का आता है चंपारण वाला, 1917। और ये कहाँ पर हुआ था बेटा, तो बिहार में, याद रखेंगे आप। और उसके अलावा अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात में हुए हैं, और दोनों के दोनों कब के हैं बेटा, 1918 के। तो देखिए 1915 में आना, 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले के बोलने पर भारत की पॉलिटिक्स को ना ज्वाइन करना, और कहाँ जाना उसके बाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना। और उसके बाद 1917 में चंपारण, 1918 में कौन सा, अहमदाबाद, और 1918 में ही कौन सा वाला, खेड़ा सत्याग्रह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन से जोड़ पाए होंगे 3-4 चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं गांधी जी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। मैंने आपको कुछ फैक्ट पहले भी सिखाए हैं, अगर आप पिछली वीडियो देख रहे हैं तो आप कनेक्शन बैठा पाएंगे और उनके साथ लिख पाएंगे इसको। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं 1-2 चीजों के बारे में और गांधी जी की न्यूज़पेपर के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहला एक सीखते हैं आप 1903 की न्यूज़पेपर, जिसका नाम क्या आता है आपके पास, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो एक अखबार कौन सी आती है बेटा इनके पास यहाँ पर, इंडियन ओपिनियन, आपने याद रखनी है। और ये कब की है, 1903 की। और अगर आपने टाइम पीरियड नोटिस करा होगा तो 1893 या 1894 से गांधी जी कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है, तो 1914 तक वहीं पर है। तो ये अखबार कहाँ चली होगी, ये चली होगी कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। तो एक क्वेश्चन आपके पास ये निकल कर आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनकी एक और अखबार आती है जिसका नाम आता है यंग इंडिया। और यंग इंडिया अखबार उन्होंने कब चलाई थी, तो आपको याद रखना है 1919 में ये अखबार उनके द्वारा चलाई गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक और अखबार है उनकी जिसका नाम आता है नवजीवन, याद रखेंगे आप। और ये कब चलाई गई थी, 1929 में। उसके अलावा 1932 के आसपास, 1932 के आसपास, और 1933 भी लिखा है कुछ किताबों में, देख लेना। 1932-33 में उन्होंने एक और अखबार चलाई थी जिसका नाम क्या था, हरिजन। क्लियर है, निकल गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, इफ विंबलडन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद टेनिस तो वॉकर्स कप इज एसोसिएटेड विद। अब पहले तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, समझो, अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास, अगर हम सीखें इसके बारे में, तो हमारे पास कुछ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, कौन से वाले टूर्नामेंट होते हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिनको मेजर्स भी कहा जाता है। क्या कह देते हैं, जिनको मेजर्स भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये एनुअल, अगर हम बात करें तो ये एनुअल टेनिस इवेंट्स हैं जो कि अलग अलग कोर्ट में और अलग अलग जगह पर खेले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके साथ में बनने वाला पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो कितने अपने पास कितने अपने पास ट्रॉफीज आती हैं, कितने अपने पास ये आते हैं, उसमें से पहला आप याद रखेंगे
पहले वाले का नाम आता है विंबलेडन, ठीक है, विंबलेडन भी बोलते हैं और कई बार हिंदी में से विंबलेडन भी लिखा होता है, तो देख लेंगे आप क्या नाम आता है इसका, विंबलेडन। विंबलेडन की अगर हम बात करें बेटा तो ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 1877 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें तो ये कब खेला जाता है, तो ये लगभग जून और जुलाई के पास खेला जाता है। और कौन से कोर्ट में खेला जाता है, तो आपको याद रखना है ग्रास कोर्ट में ये खेला जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपके पास ये बन गया। विंबलडन की अगर हम बात करें तो 1877 में ये बना था और ये कब खेला जाता है बच्चे, तो जून जुलाई में। और कौन से कोर्ट में खेला जाता है, तो आपको याद रखना है ग्रास कोर्ट में ये खेला जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आता है आपके पास यूएस ओपन, ठीक है, क्या आता है अपने पास यूएस ओपन, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1881 में इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है। और ये कब खेला जाता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे अगस्त सितंबर के बीच में। और अगर पिछले हफ्ते का करंट अफेयर पड़ा है तो यूएस ओपन वहां पर हमें देखने को मिला है, ठीक है। और ये किस में खेला जाता है बच्चे, तो आपको याद रखना है हार्ड कोर्ट में ये खेला जाता है। किसमें खेला जाता है बच्चे, हार्ड कोर्ट में ये खेला जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक और आता है आपके पास जिसका नाम आता है फ्रेंच ओपन। क्या नाम आता है बेटा इसका, फ्रेंच ओपन। अगला कौन सा आता है, एक विंबलडन हो गया, एक यूएस हो गया, एक कौन सा आ गया, फ्रेंच वाले की बात करें तो 1891 में इसकी स्थापना की गई थी। वो कब बना था, 1881, फिर 1877, फिर 1891, ठीक है, में बना था। और इसमें देखा जाए तो मई की एंड चल रहा होता है और जून की स्टार्टिंग होती है, तब यहां पर मैच ये वाला खेला जाता है, ठीक है। उसके अलावा किसमें खेला जाता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे क्ले कोर्ट में इससे खेला जाता है। उसके अलावा एक बचता है लास्ट अपने पास जिसका नाम क्या आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या नाम आता है बेटा इसका, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी स्थापना की गई थी कब, 1905 में, ध्यान रखना है। और ये कब खेला जाता है, तो मिड ऑफ जनवरी। कब खेला जाता है, मिड ऑफ जनवरी में ये खेला जाता है। और कौन से कोर्ट में, तो आप याद रखेंगे हार्ड कोर्ट में ये खेला जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा था हमसे, पर हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि अगर हमें पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या टिक करना है, ठीक है। अब इसी के साथ सेकंड सेक्शन देखो जरा सा, सेकंड सेक्शन देखो क्या क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि यहाँ पे वॉकर कप किसके साथ एसोसिएटेड है। तो पहले हमने टेबल टेनिस वाला तो समझ में आ गया, विंबलडन आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, कुछ भी इन चारों में से आ जाएगा, वो किसके साथ एसोसिएटेड होगा, टेबल टेनिस के साथ, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला समझते हैं कौन सा वाला, अगला समझते हैं, पहला समझ लेते हैं पोलो से रिलेटेड कप्स देख लेते हैं, ठीक है। पहले पोलो से, फिर हम सेकंड बात कर लेते हैं किसके बारे में, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जब हम पोलो की बात करते हैं बेटा तो पोलो के साथ एक कप आता है जिसका नाम है राधा मोहन कप। तो एक तो हमें यही याद रहेगा, राधा मोहन कप आपको याद रखना है। उसके अलावा आता है इजार कप। कौन सा वाला आ जाता है, राधा मोहन के बाद आ जाएगा इजार कप। इजार की बात अगर हम बात करें इजार भी कहते हैं, इजारा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा विंचेस्टर भी बोलेंगे आप इसे, विंचेस्टर कप भी इसके साथ एसोसिएटेड है। ये तीनों कप किसके साथ एसोसिएटेड है बेटा, तो आपको याद रखना है ये पोलो के साथ एसोसिएटेड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मैराथन के साथ तो कुछ नहीं था यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आना था, गोल्फ। अब गोल्फ रिलेटेड कप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है वॉकर, सबसे पहला तो जो ऑप्शन में लिखा था वॉकर आ जाएगा। कनाडा कप, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा एक आ जाएगा राइडर कप, ये भी किसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी गोल्फ के साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा कोलंबो, ठीक है, कोलंबो याद रखेंगे आप, कोलंबो कप भी किसके साथ एसोसिएटेड है, गोल्फ के साथ। उसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये कप किसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी एसोसिएटेड है किसके साथ, गोल्फ, ठीक है, याद रखना है आपने। और ये किसके साथ थे, तो ये पोलो के साथ एसोसिएटेड थे, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इसके बारे में पहले ही स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। देखिए कहता है हु इज द ऑथर ऑफ मध्य एशिया का इतिहास या सेंट्रल एशिया का इतिहास साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर बुक, ठीक है। इसका आंसर सीधा सीधा था बच्चे, राहुल संकतरियान, ठीक है, या संकृतयान इन्हें कहा जाता है। राहुल संकतरियान की अगर हम बात करते हैं तो इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था कब, 1958 में। और किस किताब के लिए, तो ये किताब आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके बारे में हम पहले लेक्चर पे बात कर चुके हैं, ठीक है।
है। चलिए अगला आता है वेंडेड इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च सेटअप। ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा पेचीदा सा है, ठीक है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा कि किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बट अगर आप इसे थोड़ा सा तोड़ेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला समझो जरा, क्या बोला है पहला यहाँ पे, लेजिस्लेटिव क्या होता है बच्चे, लॉ मेकिंग, कानून बनाने की प्रोसेस को आप क्या कह देते हैं यहाँ पे, लेजिस्लेटिव कह देते हैं। और दूसरा कौन सा यहाँ पे विंग है, तो रिसर्च विंग आ रहा है आपके पास। अब समझते हैं, ठीक है। कहता है इसकी स्थापना कब हुई थी। अब पहले ये समझो बच्चा, पहला क्वेश्चन यहां से क्या निकलता है अपने पास, जब भी हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, ध्यान देना, जब भी हम अपनी गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन निकल कर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने ऑर्गन निकल कर आते हैं, 3, और उन 3 में से एक ऑर्गन कौन सा है, तो एक ऑर्गन कौन सा है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन। अब इस लेजिस्लेटिव का काम 2 लोगों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। सेंटर लेवल पे अगर कानून बनाना होगा तो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। और ध्यान देंगे, स्टेट में जो बॉडी कानून बनाएगी उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर हो गया आपके पास यहां तक का, ठीक है। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट, ऑल्दो प्रेसिडेंट दोनों सदनों में से किसी का मेंबर नहीं होता, उसके अलावा राज्यसभा और उसके अलावा लोकसभा निकल कर आता है। अब अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो हर राज्य में विधानसभा तो है ही है, ठीक है। तो विधानसभा तो आपको याद ही रखनी है, और विधानसभा के साथ एक गवर्नर भी वहां पर होते हैं। पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है बेटा, विधान परिषद भी है, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो कभी भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन आ जाए तो अपने दिमाग में ये 2 पिक्चर क्लियर रखना ताकि आप वहां पर टिक कर पाएं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो लेजिस्लेटिव और ड्राफ्टिंग मतलब ILDR की जो हम बात कर रहे हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो पहला आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, लॉ के अंदर। और इसी से क्वेश्चन निकाल लो, पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे भाई इंडिया के, तो कौन थे वो, पहले BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन निकल कर आ जाता है अपने पास। क्लियर हो गया आपके पास। तो किसके अंदर ये काम करता है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसके अंदर ये काम करता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी बच्चा, जनवरी 1989 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या टिक करके आना था, हमें इसका आंसर टिक करके आना था B, और ये आंसर हमारे पास निकल कर आना था, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स 2028। ये अगर आप करंट अफेयर रेगुलरली देख रहे हैं तो मैंने आपको करंट अफेयर में भी कराया ये क्वेश्चन, उसके अलावा आज मैं आपको और इसको डिटेल में समझा देती हूँ, बता देती हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला बिल्कुल बेसिक से समझते हुए पूरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला, इंटरनेशनल डे ऑफ ओलंपिक्स कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप याद रखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ओलंपिक्स हर साल 23 जून को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन निकल गया हमारे पास यहाँ पे। अगर डे से पूछेगा तो इंटरनेशनल डे ऑफ, अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ ओलंपिक्स कब मनाया जाता है, 23 जून को, ठीक है। इनकी शुरुआत एक्चुअली में कहाँ पर हुई थी, तो आपको याद रखना है ग्रीस में। और कब हुई थी, 1776 BC के अराउंड इनकी शुरुआत वहां पर की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे आप। और इसको आप एंशिएंट ओलंपिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप इसे, एंशिएंट ओलंपिक्स भी आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, तो जो मॉडर्न ओलंपिक्स थे, ध्यान देते हैं, जो मॉडर्न ओलंपिक्स थे वो कहां पर खेले गए थे बच्चा, तो वो खेले गए थे एथेंस में। और एथेंस कहां पर आता है, तो ग्रीस आप टिक कर आएंगे, ठीक है। तो एथेंस कहां पर आता है, ग्रीस में। और अगर हम इसकी बात करें तो यहां कब खेले गए थे, 1896 में ये खेले गए थे। तो 2-3 क्वेश्चन हमने यहां से सीख लिए पुराने, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसका लोगो क्या है, तो लोगो है ओलंपिक इंटरलॉकिंग, क्या आती है अपने पास, इंटरलॉकिंग रिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं बच्चा, इंटरलॉकिंग रिंग्स। और वो टोटल रिंग्स कितनी है, 5 है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। और उन 5 रिंग्स को अगर हम बात करें यहाँ पे, वो 5 रिंग्स अलग अलग या फिर अलग अलग कलर, अलग अलग कॉन्टिनेंट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो हमने फैक्ट सीखा, अब हम सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ओलंपिक्स कब कब होने वाले हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर तो चेंजेस भी आने वाले हैं, पर चलो मैं आपको स्टिल बता देती हूँ। यहाँ पे पहला समझते हैं, ठीक है। देखिए इस साल का जो
समर ओलंपिक्स है, ध्यान देंगे आप, इस साल का समर ओलंपिक्स कहाँ पर खेला गया, तो हमें याद रखना है कहाँ पर खेला गया था बच्चे, पेरिस फ्रांस, और ये कब का था, तो ये 2024 का था। ठीक है, अब आता है सेकंड अपने पास, सेकंड कौन सा वाला होगा बेटा, सेकंड कौन सा आएगा, विंटर ओलंपिक्स, कौन सा आएगा अपने पास, विंटर ओलंपिक्स। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पर होने वाला है, ये इटली में होगा, और इटली में कब होगा, तो 2026 में ये खेला जाएगा। दो हो गए आपके पास। अगला फिर से अपने पास थर्ड कौन सा आएगा यहाँ पे, समर, ध्यान दीजिएगा, फिर कौन सा आएगा आपके पास, समर ओलंपिक्स, और ये कब का होने वाला है, 2028 का, और 2028 का कहाँ पर होना था, लॉस एंजलिस में, कहाँ पर होना था, लॉस एंजलिस में। तो क्या आंसर निकल कर आ रहा था इसका आपके पास, इसका आंसर था आपके पास लॉस एंजलिस, याद आपने रखना था। ठीक है, फोर्थ आपको याद रखना है विंटर। बेटा देखो जो फ्यूचर वाले हैं उनमें कोई चेंजेस भी आ सकते हैं, तो जो चेंजेस आएंगे वो आप अपने नोट्स पे बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो मेरे को अभी पता है, जितना मैं सर्च कर पाई बहुत डिटेल में, उतना मुझे मिला वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, विंटर की बात करें बेटा, अब विंटर वाला कब होना होगा, तो ये कब होगा, 2030 में ही होगा, क्योंकि 28 के बाद 30 ही आएगा। तो विंटर वाले की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर होने वाला है, तो ये होगा फ्रेंच एल्प्स में। ठीक है, मतलब सीधी अगेन बात है, फ्रांस में ही होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंच एल्प्स में हमें देखने को ये मिलेगा। क्लियर हो गया। अब फिर कौन से कितने हो गए अपने पास, पांचवा है ना ये वाला आपके पास, फिर से कौन आएगा, समर आएगा। हाँ, फिर से कौन सा आएगा अब आपके पास, समर ओलंपिक्स। और समर ओलंपिक्स ये वाला कब का होगा, 2032 का होगा, क्योंकि 2030 तक तो हम बात करिए है ना, 2032 वाला होगा। अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे थे कि 2032 वाला अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पर जहां तक मैं पढ़ पाई वहां पर ब्रिस्बेन लिखा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी लिखवा देती हूं आपको, और बाकी बाद में आप अगर कुछ चेंजेस आता है तो आप इस पे फिर क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, फिफ्थ वाला भी क्लियर हो गया, 2032 तक का हो गया। अब एक और बात कर लेते हैं, 2032 हो गया, फिर हम बात कर लेते हैं 2034 की भी बात कर लेते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा, है ना, फिर हम बात कर लेते हैं 2034 की भी। 2034 की अगर हम बात करें तो कौन सा वाला आएगा, विंटर आएगा ना, हाँ विंटर आ जाएगा आपके पास। और ये कहाँ पर होना है, उताहा नाम की कोई जगह होगी यूएस में, वहाँ पर होएगा। और ये कब का है बच्चे, 2030 का है। ठीक है, तो सॉल्ट लेक सिटी उताहा जाएगा यूएस में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सॉरी 2034 होगा ना, सॉरी। उसके बाद सेवेंथ आता है आपके पास समर। ठीक है, अब इसकी प्लानिंग है कि इसे कौन होस्ट करेगा, इंडिया करेगा। और कब की प्लानिंग कर रहे हैं हम, 2036 की। ठीक है, अब ये प्रपोज्ड हैं, ध्यान रखना है, एक इसमें कोई चेंज आ सकता है और एक इसमें कोई चेंज आ सकता है। तो ये आप जब अपने नोट्स बना रहे होंगे और जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आप ध्यान दे लेंगे, अगर कोई चेंज आएगा तो आप बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, डैश फॉर गुड्स इज डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये बेटा 11वीं और या फिर 11वीं क्लास की जो हमारी इकोनॉमिक्स है वहां पर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है हमें ये, तो 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स है अपने पास, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए क्या क्या ऑप्शंस है इसके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फिर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर है प्राइस सीलिंग, और उसके बाद क्या आता है, प्राइस लाइन। ठीक है, इसका आंसर आता है बच्चे अपने पास यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसको बहुत ही इजी भाषा में समझ लेते हैं, क्या बोला जा रहा है बेटा, जो किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ हो गई, किसी भी गुड्स की अगर आप बात कर लें या किसी भी आप सर्विसेज की बात कर लें, इनकी डिमांड पर जब चेंज आता है, मतलब जैसे मान लो कोई भी डिमांड, मतलब क्या हो गया भाई, गुड्स एंड सर्विसेज होगी ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पे जब भी कोई चेंज आता है बेटा, कोई भी चेंज आता है तो उसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और चेंज आने में एक कारण नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण हमें चेंज देखने को मिलता है। ये भी क्लियर हो गया आपके पास, चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि प्राइस में कुछ चेंज आ जाना तो डिमांड में भी चेंज आ जाएगा, लोगों की इनकम में अगर चेंज आ गया तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ये इसके साथ पूरा कंसेप्ट है। अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इकोनॉमी के लेक्चर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए और नहीं लगाऊंगी टाइम इस पे। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड प्रेसिडेंट्स। ठीक है, देखिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था, वैसे अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तो। चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी और समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले अगर आपको याद हो तो 1934 में द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन या द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये किसने दिया था,
तो आप सबको याद है किसने दिया था बेटा, ये किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब कांग्रेस को लगा कि यार यही लोग अगर सब कुछ बोल देंगे, ये एम.एन. रॉय बोल देगा तो फिर तो अलग ही बात चलेगी। इंडिया की मेजर पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस थी। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो जिसके कारण भाई बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती कल को। इसीलिए 1935 में कांग्रेस ने, ठीक है, ऑफिशियली क्या डिमांड करा था, ऑफिशियली डिमांड करा था कि हमें भी क्या बनाने की परमिशन दे दी जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पर अंग्रेजों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू की एक स्टेटमेंट आती है और वो स्टेटमेंट कहती है कि भाई देखिए संविधान तो जरूर बनेगा, पर संविधान किसकी इंटरफेरेंस के बिना बनेगा, इन अंग्रेजों की इंटरफेरेंस के बिना बनेगा। और कैसे लोग चुनकर लाए जाएंगे उसमें, मतलब लोग ऐसे नहीं किसी को भी उठा के हम वहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे तो हम लोगों को वहाँ पर चुन के लेकर आएंगे। ये सब बातें यहाँ पर चल ही रही थी। और साथ में वर्ल्ड में क्या स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। फिर अंग्रेजों को हमारी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने 8 अगस्त 1940 को हमें क्या भेजा था बेटा, यहाँ पे अगस्त ऑफर। और अगस्त ऑफर में हमारी कौन सी वाली डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो 1935 में डिमांड करी थी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, वो बात अलग है, हमने नहीं मानी, वो बात अलग है, हमने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आता है आपके पास 1942 और फिर आता है एक और मिशन जिसका नाम क्या था, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन को कौन हेड कर रहे थे, तो आपको याद रखना है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये इसको हेड कर रहे थे। ठीक है, अगेन इसके अंदर भी क्या बोला गया था, आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। और क्रिप्स मिशन के अंदर था कि एक ड्राफ्ट प्रपोजल किया जाएगा किसका, इंडिपेंडेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ड्राफ्ट पूरा का पूरा तैयार किया जाएगा, जिसको किसने मना कर दिया था, तो आपको याद रखना है जिसको मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था। उसके बाद 1946 में अगर हम बात करते हैं 1946 की, तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसमें 3 लोग आए थे। वो 3 लोग कौन कौन थे, तो एक कौन था, A.V. अलेक्जेंडर, याद रखना है आपने। एक बंदे का नाम था पैथिक लॉरेंस, क्या नाम था, पैथिक लॉरेंस। और तीसरा बंदा यही क्रिप्स था। ठीक है, कौन सा क्रिप्स, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और इसका चेयरपर्सन कौन था, तो चेयरमैन कौन था इस वाले प्लान का, तो आप याद रखेंगे कौन था चेयरमैन इसका, ये थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास, यहाँ तक का ओवरव्यू बन गया आपके पास। फिर 1946 के बाद फिर याद करो 389 लोग थे, 389 में से इलेक्ट किए, 389 की संख्या बनाई गई, टोटल स्ट्रेंथ कितनी बनाई गई थी, 389 में से 296 कहाँ से आते थे, ब्रिटिश इंडिया से, 93 कहाँ से आते थे, प्रिंसली स्टेट से। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये सब होता है। उसके बाद मीटिंग्स होती हैं, याद करो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। ठीक है, और 13 दिसंबर को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया था, प्रियम्बल बनाया गया था। ये सब चलता है। उसी के बाद अगर आप देखें यहाँ पर, उसके बाद फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब करते हैं इसको हम, तो लागू हम करते हैं 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद कुछ कमेटीज बनाई गई, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला था रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद ने बनाई थी और इसको हेड कौन कर रहे थे, यही कर रहे थे। अगला था ड्राफ्टिंग, ये तो आप बोल ही नहीं सकते ना। उसके बाद एक यूनियन पावर, ये भी बिल्कुल सही है, ये गलत है बेटा। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट, ट्राइबल एरियाज, इन सब के लिए बन रही थी और उसको हेड कर रहे थे कौन, सरदार पटेल। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी था, ये आपको यहाँ पर याद रखना था। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करे ताकि हम सेक्शन में बना पाए, कैसे वीडियो बहुत लेंदी चली जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आप पहले यहाँ तक सीखिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।